गुड मॉर्निंग नागपुर, गुड मॉर्निंग श्रोताओं। आज के गुड मॉर्निंग शो के हमारे मेहमान हैं जाने माने फूड साइंटिस्ट पद्मश्री डॉक्टर खादर वली, और आपसे बातचीत कर रहे हैं दिव्येश द्विवेदी और डॉक्टर विजय सिंह राजपूत। श्रोताओं नमस्कार, आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं भारत के मिलेट मैन पद्मश्री डॉक्टर खादर वली। सर, बीते 30 वर्षों से मोटे अनाज की जनजागृति को लेकर और उसकी गुणवत्ताओं को नागरिकों तक, किसानों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। सर का ये मानना है कि मोटा अनाज ये ना केवल मानवीय शरीर के लिए बेहतर है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी बेहद फायदेमंद है। इस चर्चा में मेरे साथ शामिल रहेंगे मेरे सहयोगी विजय सिंह राजपूत। आप भारत के मिलेट्समैन के नाम से जाने जाते हैं और एक लंबे समय से ये काम कर रहे हैं कि जो पूर्व में भारत में या भारतीय जो लोग थे वो जिस तरीके का आहार लेते थे वो कितना प्राकृतिक था और हमारे शरीर के कितना अनुरूप था, हमारे जलवायु के कितना अनुरूप था और वो कितना हमारे लिए महत्वपूर्ण था। तो इसी पर आज हम बातचीत करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूंगा कि आपके काम के बारे में बताइए, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और क्यों आपके मन में ये विचार आया कि इस तरीके की चीज को या काम को शुरू करने की जरूरत है और उसे आपने शुरू किया। या हम ऐसा ही टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में स्टेरॉइड्स पे पीएचडी किया है जी। वो करने के बाद हम अमेरिका पहली बार गए थे 1987। वहाँ हम एक बच्ची को 6 साल बच्ची को ये मासिक धर्म शुरू हुआ, एक हॉस्पिटल का रिसेप्शन हॉल में हम पहली बार देखा है। तो मुझे एक बहुत बड़ा शॉक हुआ कि कैसे छोटी बच्ची को मासिक धर्म शुरू हुआ। तो स्टेरॉइड्स के ऊपर हम काम किया है। सो हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो इसमें हम विश्लेषण करने के बाद ये मुझे मालूम हुआ है कि अमेरिका में बच्चियों को ये कृतक दूध, सो कॉल्ड जर्सी HF गाय से दूध पिलाने को शुरू किया। ये दूध में हम क्या क्या कर बैठे हैं, जेनेटिक मॉडिफिकेशन, स्टेरॉइड्स, एंटीबायोटिक्स, ये सब हमारा शरीर के अंदर, बच्चियों के शरीर के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस को फैल रहा है। सो इसीलिए हो रहा है। तो मुझे लगा कि हम जो खा रहे हैं उसमें सही में हमारा प्रकृति पूर्वक है या नहीं, ये सवाल पहली बार मुझे दिमाग में आया। ये ख्याल अमेरिका में आया था। सो उसके साथ साथ हम हर चीज को साइंटिफिक विश्लेषण करने में शुरू किया। तो क्या क्या हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, क्या यही सही है या ना सही है। क्योंकि ये छोटी सी 6 साल बच्ची को मासिक धर्म शुरू होना बहुत अवैज्ञानिक और अप्राकृतिक, आई मीन इट्स अ क्राइम। तो हम ये दौर में ये मॉडर्न प्रोग्रेस साइंस के नाम पर इतना क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हम हमारे बच्चियों पे कर रहे हैं और कोई भी एक सवाल भी नहीं पूछा। तो ये बहुत बुरा लगा मुझे। तो इसके बारे में हम कुछ करना है। तो समझने में सबका सब ये विश्लेषण में ये भी निकल आया है कि हम ये गेहूँ चावल भी वैसा ही अनसाइंटिफिक बिजनेस के लिए C3 ग्रासेस को ये फर्टिलाइज़र कंपनीज ने चुनकर सबके ऊपर ये दाना को बिठा रहे हैं जी। खादर साहब, जैसे आप देखेंगे कि चावल जो है ये तो हम भारतीय जो हैं वो सालों से क्या हज़ारों सालों से खा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि ये चावल ठीक नहीं है। या हज़ारों सालों से नहीं खाते हैं, इट्स ओनली 120 ईयर्स बियॉन्ड दैट। चावल तो कोई भी नहीं खाता था जब भी इधर उधर बहुत सारा रिच पीपल कहाँ तालाब के नीचे ज़मीन थे उस लोगों ने खाते थे और बाकी 98% लोग खाते थे हमारा मिलेट्स। मैं बात कर रहा हूँ मिलेट्स। वो नेटिव फूड्स हर जगह पे हम उगा सके और खा सके। हमारा भारत देश में ही नहीं है, हर कोने एनीवेयर ऑन द प्लैनेट। अमेरिका में तो ब्राउन टॉप मिलेट उगा के खाते थे, मक्की उगा के खाते थे। जर्मन मिलेट बोलते हैं बार्नयार्ड मिलेट को।
हिमालयन मिलेट, चाइनीज़ मिलेट बोलते हैं कोडो मिलेट को, अफ्रीकन मिलेट बोलते हैं लिटिल मिलेट को, ऐसा हर जगह पे उगा सकते हैं ये मिलेट्स को। ये सब का सब डाइवर्सिफाइड फूड मैटर गायब हो गया है, क्योंकि ये फर्टिलाइज़र कंपनीज ये गेहूँ और चावल को चुना कर फर्टिलाइज़र डालने से ज़्यादा फसल निकाल सके। ये कॉन्सेप्ट ग्रीन रेवोल्यूशन का ये दिखा के हर जगह पे लोगों को ये बताया गया है। मुझे मालूम है, वो भी लिखा हुआ है, ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स ये बात प्रिमिटिव फूड, कोर्स ग्रेन्स, जानवरों का खाना है, पंखियों का खाना है, यही एग्जैक्ट वर्ड्स इस्तेमाल करके हमारा थालियों से हमारा पारंपरिक दाना को धीरे धीरे निकाल दिया है। तो ये षड्यंत्र है। ओके। तो खादर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी आपने चर्चा में बताया कि अमेरिका में आपको अनुभव मिला, 6 साल की एक बच्ची को महामारी की शिकायत होती है, उसे आपने क्राइम करके संबोधित किया। तो मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि ये क्राइम कौन कर रहा है? और दूसरी बात जो आपने कही कि षड्यंत्र के तहत हमारी थाली से जो हमारे अनाज है उनको, परंपरागत जो अनाज है उनको हटा दिया गया, तो ये काम किसने किया? फर्टिलाइजर कंपनीज, फूड कॉरपोरेट्स, ये सब लोग, ये मेरी सोच में षड्यंत्र हो गया है, लेकिन ये धीरे धीरे हुआ है, एक काम नहीं किया है, ये धीरे धीरे इन द नेम ऑफ साइंस एंड डेवलपमेंट हम कर रहे हैं। हमारा किसानों का बीज का हक भी छीन लिया है इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट, पेटेंट, इंटेलेक्चुअल राइट्स। ये कंपनीज धीरे धीरे किसानों का बीज का हक भी छीन कर अभी तो फूड सिक्योरिटी के बात कर रहे हैं। क्या है फूड सिक्योरिटी? आपका उगाने का हक भी नहीं है। दिस हैज हैपेंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। धीरे धीरे हमारे देश में भी हो रहा है। किसानों से बीज का हक छीन लिया है और हम बात कर रहे हैं फूड सिक्योरिटी। कहाँ है फूड सिक्योरिटी? ये सब कॉर्पोरेट का माया जाल है। कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ फूड इज द क्राइम, क्योंकि किसानों से हम उसका हक छीन रहे हैं। आपने मिलेट्स की बात की और मिलेट्स की बात करते हैं आप और आगे भी करेंगे। तो ये एग्जैक्टली मिलेट्स क्या है और इसको क्यों खाना चाहिए, इसका क्या महत्व है? हाँ, खाने में क्या महत्व है उसका? यस। ये C4 ग्रासेस बोलते हैं। ये साइंटिफिकली जीनोमिक कंटेंट ज़्यादा है इसमें कंपेयर टू C3 ग्रासेस, ये चावल और गेहूँ। आपको ये मत समझना कि गेहूँ चावल नहीं है, वो भी हजारों साल से है इस धरती पे। ओके। लेकिन इतना नहीं है परिमाण में। ये इतना धरती का 38% अब सब जगह पे उगा रहे हैं। नेचर में इतना चावल और गेहूं नहीं उगा सकते हैं। ये सब कृतक है फर्टिलाइजर कंपनीज का, ये एक बिजनेस प्लान है। ये फर्टिलाइजर्स कहाँ से आया है? ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद उसका बॉम्ब मटेरियल को फर्टिलाइजर के रूप में परिवर्तन करने के बाद ये बिजनेसेस शुरू हुआ है। दिस इज द रियलिटी, दिस इज द हिस्ट्री ऑफ द सिस्टम। धीरे धीरे क्या बोल रहे हैं ये ग्रीन रेवोल्यूशन एक्सपर्ट्स, ये बात बताया है कि हमको हमारा खाना सही नहीं है, प्रिमिटिव फूड है, कोर्स ग्रेन्स है। ये सब इतना समझाया लोगों को। अभी मैं गांव जाके ये हमारा सही खाना नहीं है गेहूँ चावल, हमको फिर वापस पारंपरिक दाना के जाने दे। मुझे किसान और गांव वाले ने बोल रहे हैं ये पागल है, ये हमारा खाना एज इफ हजारों साल से गेहूँ चावल कर रहे हैं, वो सही नहीं है। वाई ओनली गांव वाले? सब इन so called intellectuals and even the educated people also think गेहूँ चावल हमारा खाना है हजारों सालों से। नहीं, हजारों सालों से नहीं, लाखों सालों से मानव जाति का खाना था ये मिलेट्स। यही है C4 ग्रासेस, हर जगह पे फैला हुआ है। धरती माँ कहाँ पे भी देखो, माउंटेन्स से रेगिस्तान तक, हर जगह पे ये C4 ग्रासेस बिना पानी हम उगा सकते हैं। रेंज तो 10 डिग्रीज टू 45 डिग्रीज तक हम ये ग्रासेस, दिस आर कॉल्ड पोएसी फैमिली ग्रासेस बोलते हैं, जहाँ किरणजन्य संयोग क्रिया फोटोसिंथेसिस
अलग तरीके से होता है और आपका राइस एंड व्हीट सफ़ेद चावल और गेहूं में अलग तरीके से होता है। तो C3 बोलते हैं, C3 grasses, C4 grasses. C3 grasses are only 1 to 2% on this planet. तो उसको हम एक कंपनी चुनकर ज़्यादा से ज़्यादा उगाने को शुरू किया, क्योंकि उसका बीज को उसका हाथ में रख लिया है। सो दिस इज दैट्स द वर्ड आई यूज, षड्यंत्र। ये तो हमारा लोगों का लोकल फूड्स को मनाकर ये दाना दोनों दानों को बिठा दिया है। तो ये दो दाना कितना खराब है कि हमारा खून में हम खाने के 15-20 मिनट के अंदर खून को ग्लूकोज से बाढ़ जैसा भर जाता है। तो ये भरा हुआ ग्लूकोज को निभाने के लिए हमारा यकृत, लिवर, पैंक्रियास, मेदुजीरा का अंग और सारा निर्नाल ग्रंथि, एंडोक्राइन सिस्टम इमरजेंसी एक्ट्स में लगाकर ओबेसिटी बन रहा है, खून गाढ़ बन रहा है, हार्ट ब्लॉक्स हो रहा है, हार्ट अटैक हो रहा है, बीपी पेशेंट्स। ये खाना जब चालू हुआ मानव जाति में, तब से ये बीमारियां फैलने को शुरू हुआ है। बीपी हो, डायबिटीज़ हो, हार्ट प्रॉब्लम हो, किडनी का प्रॉब्लम हो, थायराइड प्रॉब्लम्स हो, निर्नाल ग्रंथि, दिस सो कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन इम्बैलेंसेस, ये सब का एक ही कारण है कि हमारा खून में अनकंट्रोल्ड ग्लूकोज रिलीज हो रहा है, वो सही नहीं है। 5 ग्राम होना है गिवन एनी पॉइंट ऑफ टाइम, वो रेगुलेशन को हम खो बैठे हैं। जब मिलेट्स खाते थे, पूरा संसार, पूरा विश्व में ये दाना मिलता था, उगाते थे, लोग खाते थे। रेगुलेटेड ग्लूकोज, रेगुलेटेड रिलीज ऑफ ग्लूकोज, नियंत्रित निर्धारित प्रमाण में ग्लूकोज को हमारा खून में धीरे धीरे मिलावट करने का तरीका भगवान इस दाने में छुपा हुआ है और राइस एंड व्हीट में नहीं है। दिस इज सिंपल रीजन, साइंटिफिक रीजन व्हाई वी हैव 25% डायबिटीज और 30% डायबिटीज, 30% बीपी, 30% थायराइड। ये देखो, सो हमको ये मूल कारण समझना है। तो अब तो आप डॉक्टर के पास गया, वो तो बोल देता है जीवन भर लेना है टैबलेट। एक कैसा इलाज है? इलाज तो होना है कहाँ? खून में गाढ़ बनाने का ये ग्लूकोज को हम रोकना है। वही होता है सही इलाज, वही हमारा ये दाना, पारंपरिक दाना कर सकते हैं। एक काम हम फिर एक बार लोगों को दिखाने के लिए ये काम कर रहे हैं। सो बहुत सारा ये मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीजेस को हम 3 महीने से 1 साल के अंदर निकाल सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। वही काम हम करने को चला है एंड हर जगह पे ये बात, इस पे चर्चा होना है और लोगों ने ये मिलेट्स को खाना है, उसका ये मॉडर्न लाइफस्टाइल डिसीजेस को रिवर्स करना है, बस सिंपल है। तो ये जो आपके 5 मिलेट्स, जो आप जिसको श्री मिलेट बोलते हैं, थोड़ा उसके बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। ये 5 मिलेट्स, कोडो, कुटकी, कंगनी, सांवा, हरा सांवा, ये 5 दाना में भगवान रेशा भरपूर किया है। 8%, कंगनी में 8% है, कुटकी में 9.8% और कोडो चावल में 9% और ब्राउन टॉप में 12.5%। इतना भरपूर रेशा वो पिष्ठ पदार्थ से, कार्बोहाइड्रेट से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हमारा खून में धीरे धीरे ये ग्लूकोज आके बैठता है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस राइस, these are also rice. इसके ऊपर भी छिलका है, हम छिलका निकालना है। इसको माइनर मिलेट्स बोलते हैं क्योंकि बहुत छोटा सा धान का प्रमाण बहुत छोटा है और मोटा अनाज, बाजरा, नाचनी, जोवर, ये जरा सा मोटा है। ये यूजफुल है खाने में? हाँ, बहुत अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा है। रागी तो, नाचनी तो
ग्रोइंग अप किड्स को आप बहुत अच्छा कैल्शियम दे सकते हैं। आपका दूध से 4 गुना ज़्यादा कैल्शियम हमारा नाचनी में मिलता है आपको, ऐसा बहुत अच्छा है। और बाजरा तो लैक्टेटिंग मदर्स को, बच्चों के लिए दूध देने का एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन, फीडिंग कंडीशन को बहुत अच्छा सपोर्ट करता है बाजरा का वो फाइबर, और उस बहुत अच्छा है। ऐसा डाइवर्सिफाइड फूड मटेरियल्स, डिफरेंट स्टेजेस ऑफ डिफरेंट पीपल हमको ये सपोर्ट करता है मिलेट्स। सो इतना सारा मिलेट्स था, मोर देन 200 मिलेट्स था। अभी तो हमारे पास 10 ही बचा हुआ है। वो इसमें ये 5 दाना मेरा आने के बाद 30 साल से काम करने के वजह से ये 5 दाना बचा हुआ है, नहीं तो नाम भी नहीं मालूम था। राइट। तो ऐसा हम बहुत सारा डाइवर्सिफाइड फूड मटेरियल्स को खो गया है। अच्छा, आपसे सवाल एक ऐसा है, अभी आपने बताया कि 30 सालों से आप ये काम कर रहे हैं, तो आपका अनुभव इन 30 सालों का क्या रहा इस पर काम करने के दौरान, और मौजूदा दौर में आपको क्या लगता है कि मिलेट्स को लेके सोसाइटी में जन जागृति बहुत ज़्यादा है क्या? लोग जागरूक होते हुए दिखाई दे रहे हैं? और अगर मान लीजिए कि लोग जागरूक हो भी रहे हैं तो एक बड़ा ये भी है कि अगर किसी चीज़ को हम अपनाना शुरू भी कर दें लेकिन वो इजीली हमारे पास में अवेलेबल हो, और मौजूदा दौर में जो हम अपने कृषि क्षेत्र को देख रहे हैं वो इकोनॉमी से बहुत ज़्यादा जुड़ जाता है, तो गेहूं और चावल का उत्पादन सिर्फ खाने के लिए भी नहीं होता है, उससे अर्थव्यवस्था भी चलती है, किसानों की भी चलती है, सरकारों की भी चलती है। तो इतनी मात्रा में अगर मान लीजिए कि सारा का सारा देश मिलेट्स खाना शुरू भी कर देता है तो क्या वो उपलब्ध हो पाएगा और किस तरीके से उपलब्ध होगा? हाँ, हम ये ट्रांजिशन को प्लान करना है। धीरे धीरे ये गेहूं चावल चक्कर से बाहर आके मिलेट्स के अंदर जाना है। तो एक ही दिन में नहीं होता है। पहले पहले हम ये बात हर जगह पे फैलाना है कि मिलेट्स खाने से हमको बीमारियों से दूर रख सकते हैं, हमारा बच्चों के लिए भी अच्छा है। वी डोंट नीड टू क्रिएट सिक किड्स। अभी तो आपको मालूम है 8% टाइप 1 डायबिटीज बच्चों को हम पैदा कर रहे हैं, 8% मेंटली रिटार्डेड किड्स को पैदा कर रहे हैं, 8% होल इन द हार्ट, ऐसा हो रहा है। तो ये सब क्या है वजह? रीजन इज द फूड। सो हमको ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सो वी नीड टू चेंज द फूड। ये ज़्यादा ग्लूकोज इम्बैलेंस से बन रहा है, ज़्यादा माइक्रोबियल इम्बैलेंस से बन रहा है, ज़्यादा हार्मोनल इम्बैलेंस से बन रहा है। ये बात तो हम करना ही है। और इकोनॉमिक्स क्या है? चीज़ को बेचने में इतना दाम लगा के वो बेच रहे हैं, यही है इकोनॉमिक्स। वो चीज़ कुछ भी हो सकता है। इंस्टेड ऑफ राइस एंड व्हीट हम मिलेट्स को बेचेंगे, धीरे धीरे हम मिलेट्स पे आ जाएंगे, और मिलेट्स को हम इकोनॉमिक चीज़ बनाने में और एक बहुत अच्छा फ़ायदा है, क्योंकि हर जगह पे हम उगा सकते हैं। सो बैरन लैंड फार्मर्स भी फोकस में आ जाता है। ये सिंचाई का एग्रीकल्चर नहीं है, ये रेन फेड एग्रीकल्चर है। सो हम बहुत सारा फार्मर्स को उपलब्धि दे सकते हैं। ये और अद्भुत काम है। तो हम हमारा पारंपरिक देसी दाना को वापस ला सके तो हम खोया हुआ ये फार्मर कम्युनिटी को फोकस में ला जाते हैं। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आई वांट टू टेल, दैट रेन फेड एग्रीकल्चर को हमारा सरकार में एक मिनिस्ट्री बनाना है, ताकि हम खोया हुआ ये बैरन लैंड फार्मर्स सब को फोकस में ला सके और इकोनॉमिक फ्रंट पे ला सके। तो हम ये मिलेट्स को खाया, जरा सा पैसा उस लोगों के पास चल जाता है। अभी तो सब का सब कॉरपोरेट का फूड बन गया है। तो ये प्रॉब्लम हम मिटा सकते हैं कि हमारा फार्मर्स को फोकस में लाना बहुत ज़रूरी होता है। वो जब बनता है तब हम वो किसानों का उगाया हुआ चीज़ों को हमारा थालियों में भर सके। अभी तो हम नहीं भर रहे हैं। तो ये मिलेट्स खाने से हमको 3 फ़ायदा है। एक, पानी का ज़रूरत नहीं है, फर्टिलाइज़र्स का ज़रूरत नहीं है। सो इसका सब्सिडी सब हम बचा सकते हैं। कितना पैसा दे रहे हैं? 2.49 लाख करोड़ पर ईयर
हम फर्टिलाइज़र का एक राइट ऑफ कर रहे हैं, उसका ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक्स का बात कर रहे हैं आप, हम वही बात कर रहे हैं। और मिलेट्स को हम उगा के खाने के शुरू कर दिया। 30% ऑफ द अर्बन एरियाज आर सेंडिंग देयर मनी टू द हॉस्पिटल्स एंड टू द कॉरपोरेट कंपनीज। ये सब का सब पैसा हमारा विलेज के रास्ता हम निकाल सकते हैं जब ये लोग मिलेट्स खाए। सो यहाँ पे हमारा काम यही है कि हम मिलेट्स का अवेयरनेस फैल जाए, तो लोग ये माने कि हम मिलेट्स खाने से हमारा पैसा डॉक्टर के पास नहीं जाता है और फार्मास्यूटिकल के पास नहीं जाता है, उसके 10 गुना कम पैसा हम फार्मर्स को भेज सकते हैं। एक सवाल का जवाब रह गया कि क्या जनजागृति मिलेट्स को लेके सोसाइटी में दिखाई दे रही, क्योंकि हम मिलेट्स ईयर भी मना रहे हैं, सरकार भी एक तरीके से थोड़ी सी हमें दिखाई देती है सकारात्मक कि वो इस चीज को लोगों तक पहुंचाए। ये बात आपको मानना है, हर देश का यही कहानी होना है कि हमारा सौभाग्य यही है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये बात को समझ लिया है, इसीलिए मिलेट को सब जगह पे प्रोत्साहित कर रहे हैं। डिग्निटरीज को भी मिलेट्स का खाना खिलाने शुरू किया है। सो इतना अद्भुत है कि हमारा सौभाग्य ही है कि हमारा नायक, देयर इज नो अदर लीडर इन द वर्ल्ड हु इज टॉकिंग अबाउट local foods. So I feel very, very good that our country is taking the leadership to promote millets, which are local foods, which are universal also. हर जगह पे हम ये उगा सकते हैं. So real food security millets से बनता है. अच्छा, ये सब experts बात कर रहे हैं, वो according to me is not real food security. गोदामों में हम इतना भरा हुआ है वो दैट्स नॉट रियल फूड सिक्योरिटी। जब चाहे तब हम उगा के खा सकते हैं, दैट इज रियल फूड सिक्योरिटी। आपने फार्मर्स की बात की, आपने उगाने की बात की, तो हम ये जानना चाहेंगे कि मिलेट्स जो हैं इसको कैसे उगाया जाता है, क्योंकि आपने कहा कि पिछले कई सालों में इसको सब लोग भूल चुके हैं। करेक्ट। तो इसका काम हम करना है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि इसको कैसे उगाते हैं और किस तरीके से इसको। यस, फ्रॉम 10 डिग्री सेंटीग्रेड टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना अद्भुत रेंज है। सो यू कैन ग्रो कहीं भी। और एक ही ज़रूरत है कि हम उगाने के समय में इसका छिलका को अच्छी तरह से भिगो के हम खेती में डालना है। कोई अलग प्रोसेस है इसका उगाने? हाँ, ये ऐसे ही इतना ही। ओके। अलग प्रोसेस माने तो आपको 36 आवर्स टू 48 आवर्स बीज को भिगो के खेती के अंदर डालना है, बस। तो टाइमिंग क्या है इसका? हाँ, टाइमिंग तो कोडो चावल का 4.5 months है, दैट इज अराउंड 120 days to 150 days। और ब्राउन टॉप मिलेट बोलते हैं हरा सावा को 70 days। अच्छा, बस इतना ही। तो आपके पास जरा सा 2-3 बार भी उगा? हाँ, 2-3 बार भी उगा सकते हैं। एक छोटा सा कुआं से पानी है आपके पास, 3 बार भी आप फसल ले सकते हैं। और अभी तो हम इतना काम किया है कि हर एकड़ से 10 से 15 क्विंटल आप ले सकते हैं। और हमारे पास बैरन लैंड तो वैसा ही वैसा पड़ा हुआ है, कुछ भी काम नहीं हो रहा है। तो हर जगह पे 90 acres ऑफ बैरन लैंड वी कैन ग्रो दिस 900 क्विंटल्स। अब आप सिंचाई का बात कर रहे हैं तो 10 से 12 से ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। गिवन 100 acres यू कैन ओनली इरिगेट 12 acres और मैक्सिमम 13 acres इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, है ना। सो सिंचाई का कृषि से हम रेन फेड व्यवसाय कृषि के ऊपर हमारा फोकस लगाने से ये सब खर्चा कम हो जाता है और हमारा स्वास्थ्य भी बन जाता है। सो दिस इज माय विश्लेषण। आप कई बार आपके कई सारे वीडियोस में
कैंसर रिवर्सल या कैंसर हाँ, को यस रोकने की यस, बात करते हैं या ब्लड कैंसर, यस, मिलेट्स के माध्यम से हाँ इसको मिलेट्स रोका के जा सकता कोडो है। चावल। तो इसके बारे में थोड़ा सविस्तार हमारे श्रोताओं को हाँ, बताइए। ये कभी भी आपको बीमारी कहाँ से बनता है, ग्लूकोज प्रमाण आपका खून में ज़्यादा हुआ। जब ग्लूकोज प्रमाण ज़्यादा होता है कैंसर सेल्स बढ़ जाता है। सो कैंसर को आप निभाना है तो वही काम है कि ग्लूकोज आपका खून पे एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम 5 ग्राम से ज़्यादा ना रहे। वो काम हमारा मिलेट्स का अंदर भगवान छुपाया है, इसलिए हम कैंसर को रिवर्स कर सकते हैं। कुछ लोगों पे 6 महीने लग सकता है, कुछ लोगों को 2 साल लग सकता है, डिपेंड्स ऑन ईच इंडिविजुअल केस, कोई भी स्टेज का हो, कोई भी स्टेज का हो। सो हमारा पास बहुत सारा रिवर्सल इंसिडेंट्स हुआ है। सो इसीलिए हम एक किताब भी प्रोटोकॉल्स के रूप में निकाला है। वो पीडीएफ हर जगह पे गूगल पे आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। देयर इज़ नो पेटेंट, देयर इज़ नो कॉपीराइट। ये विचार हमको बांटना है। प्रोटोकॉल में आप कई बार अलग अलग पेड़ पत्तों का काढ़ा भी, बात करते हैं, तो उसको थोड़ा विस्तार से बताइए। हाँ, ये काढ़ा तो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हर अंग का कुछ हमारा प्रकृति से जुड़ा हुआ है। सो हमारा चरक महान भाव ने बताया है कि आपको कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिसीज़ ऐसा हुआ है कि आपका औषधि आपके आसपास ही मिल जाता है। सो दैट इज़ द बेसिस फॉर लुकिंग आउट फॉर मेडिसिन्स अराउंड यू। वो पेड़ पत्ता का पौधा, ये सब हमारा आयुर्वेद का बहुत सालों से ज्ञान है। सो हम ढूंढ के आम आदमी के लिए क्या क्या होता है वो काढ़ा का प्रिपरेशन जरा सिंप्लीफाई करके हम लोगों को बोल रहे हैं। तो कोई खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। आप घर में बैठ बैठ के आपका किचन में एक काढ़ा बना के पी सकते हैं। वैसा ही सुबह सुबह उठ के काशाय रंग का सूर्य किरण, वो हमारा सूर्य नमस्कार का एक अंदाज हम और एक बार निभाने से हमारा शरीर में ये निर्नाल ग्रंथि का चैतन्य बन जाता है, विटामिन डी बन जाता है, एड्रिनल मेटाबॉलिज्म सही हो सकता है, सर्केडियन क्लॉक सही होता है। ये सब हम बहुत सारा प्रायोगिक रूप में काम किया है और साइंटिफिक विश्लेषण की होने के नाते हमको ये मालूम हुआ कि सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी है किसी भी बीमारी को हम रिवर्स करने के लिए। वैसे अब देखेंगे, अब भारत देश में हमारे दिन की शुरुआत जो है वो चाय, कॉफी, दूध, हाँ, ये बहुत से होती है। ये आदत कारपोरेट कंपनीज का है। तो आपको काढ़ा से शुरू करना। अच्छा, तुलसी का काढ़ा वही था हमारा पारंपरिक संप्रदाय। तो चाय कॉफी नहीं लेना चाहिए? कहीं नहीं ले। क्या प्रॉब्लम है उससे? वो कैफीन है। कैफीन तो बहुत बुरा है, आपका नर्वस सिस्टम को गड़बड़ करता है। पार्किंसंस, अल्जाइमर्स या आपका सीकेडी, किडनी का नर्व्स को ख़राब करना और प्रोस्टेट ग्लैंड का इन्फ्लेमेशन एंड हर घंटे को टॉयलेट को जाना। इसीलिए हमारा टॉयलेट्स हमारा बेडरूम में आ गया है। चलिए डॉक्टर खादर वली सर, आप हमारे स्टूडियो में आए। आपसे बातचीत तो बड़ी लंबी हो सकती है, ये विषय भी बहुत यह हमारा जीवन का है। ये तो आप और हमारा पर्यावरण को भी हम संरक्षण कर सकते हैं। जब हम पर्यावरण, प्रकृति का वनरों को, पानी, मिट्टी सबको बचा सकते हैं मिलेट्स खाने से। ये सब बात इसमें अंदर छुपा हुआ है। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें हुई। आशा है कि आप जो बातें हमें स्टूडियो में इस बातचीत के माध्यम से बता रहे थे वो हमारे श्रोताओं तक जाएगी। अच्छा। और हमारे श्रोता जो हैं उसे कहीं ना कहीं अपनाने की यस, गाँव में ये बात फैलना है। और जो हमारे किसान भाई हैं वो भी आपकी बात को सुनेंगे। वैसे सरकार ने इस साल से बहुत अच्छी पहल की है। एक किट किसानों तक मिलेट्स की पहुंचाई गई है, हालांकि छोटे तौर पर ही, लेकिन उसका उत्पादन हो, इसके लिए आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद हमारे साथी विजय सिंह राजपूत सर। यस एंड ये तो बहुत सौभाग्य का बात है कि हमारा भारत देश ये मिलेट्स को
प्रोत्साहन करने के लिए तैयार किया है एंड वी आर ऑल लकी टू बी इन इंडिया, क्योंकि हम सब जगह पे ये बात फैलने के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है एंड वी ऑल नीड टू वर्क टुगेदर टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू बी लिविंग फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। थैंक यू। नमस्कार। डॉक्टर खादरवली से दिव्येश द्विवेदी और डॉक्टर विजय सिंह राजपूत की बातें आपको पसंद आई होगी, ऐसी आशा के साथ आज का गुड मॉर्निंग नागपुर शो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक सारिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।